नमस्कार दोस्तों पता नहीं आपको ध्यान होगा या फिर नहीं होगा कि 2014 के भीतर जब पहली बार नरेंद्र मोदी इस भारत देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे प्रधानमंत्री टीवी स्क्रीन के ऊपर रेंग रहे थे। एक के बाद एक बड़े निर्णय लिए जा रहे थे। कैबिनेट की पहली बैठक के भीतर ही ब्लैक मनी को लेकर के एक और न जाने क्या क्या निर्णय उस दौर में लिए गए थे। हर दिन हर घंटे प्रधानमंत्री टीवी स्क्रीन के ऊपर नजर आते थे। 2019 जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद भी कैबिनेट का निर्णय बदला नहीं। कैबिनेट की बैठकें हो रही थी, निर्णय लिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री तमाम जगहों पर, तमाम सार्वजनिक जगहों पर खुद नजर आ रहे थे। लेकिन 2024 के भीतर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नजर आ ही नहीं रहे हैं। और इसी दौर में विपक्ष के निशाने के ऊपर सरकार के तमाम मंत्री हैं। कोई रेल दुर्घटना को लेकर के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के ऊपर निशाना साध रहा है, तो वही कोई इस भारत देश के भीतर में नीट परीक्षा के साथ साथ जो पूरा एजुकेशन सिस्टम भारत देश का डगमगाया हुआ है, उसके भीतर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी निशाने पर हैं। इतना ही भर नहीं बल्कि इस दौर में देश के वित्तीय आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के भी और खास तौर पर बजट ने जो कमाल करके रख दिया उसमें तो वित्त मंत्री निशाने पे आ गए। और साथ ही साथ संसद के भीतर यानी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो कि पहले दो टर्म पे चले गए और विपक्ष चूं तक नहीं कर पाता था, इस बार विपक्ष के निशाने पर स्पीकर ओम बिरला भी सामने आ चुके हैं। लेकिन सरकार खामोश है। जी नहीं, सरकार कुछ कहना चाहती है? जी बिल्कुल भी नहीं। किरण रिजिजू संसदीय मंत्री हैं, वो सामने आ रहे हैं। यानी ये कहे कि सरकार इस दौर में चल कहां से रही है। और जो चेहरे सामने हैं, क्या वह चेहरे केवल इसलिए सामने हैं कि अपनी राजनीतिक जमीन इस दौर में और अपनी राजनीतिक पहचान किसी की भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे की अब बची नहीं है। और वही चेहरे इस दौर में नजर आ रहे हैं। ओम बिरला कोटा के भीतर हारते हारते जीत गए। किरण रिजिजू जीत करके आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं। 2014 के भीतर पहली बार जीते थे, लेकिन वह भी मोदी मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर है। लेकिन यह चेहरा और इस सबसे हटकर के निर्मला सीतारमण ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, लेकिन 7वीं बार बजट पेश करती है। अश्विनी वैष्णव जिस लिहाज से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए और उनके पास जो रेल मंत्रालय है उसमें उनकी भूमिका है क्या, आप में बहुत बड़ा सवाल होता है। और ओम बिरला भी इस बात को जानते थे कि इस बार वो स्पीकर बने नहीं, लेकिन स्पीकर बना दिए गए क्योंकि किसी भी हालत में कोई परिवर्तन, बहुमत से अल्पमत में आई नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी हाल में वो इस बात को गंवाना नहीं चाहती थी। तो सब कुछ वहीं के वहीं है। तो क्या इस दौर में ये मान ले कि सरकार जो चला रहे हैं और जो सरकार चलाते हुए जिन चेहरों के आसरे राजनीति इस भारत देश के भीतर वर्तमान में हो रही है, वह केवल ऐसे चेहरे हैं जिनकी अपनी कोई राजनीतिक जरूरत, अपनी राजनीतिक पहचान, अपनी राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता, या फिर खुद कहे कि प्रधानमंत्री के पद पर वो बेहद कमजोर दिखते हैं। तो क्या निशाने पर इसलिए वो विपक्ष के आ गए, या वजह कुछ और है, या विपक्ष के तेवर इस दौर में अगर करे हो चले हैं तो उसके पीछे की वजह कोई और तो नहीं है। खुद प्रधानमंत्री कहाँ है, आज बात इसी बात से स्टार्ट करते हैं। आज एक अब तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर यूनाइटेड किंगडम यानी ये कहे कि इंग्लैंड के फॉरेन सेक्रेटरी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ट्विटर हैंडल से यानी एक्स पर ये तस्वीर को ट्वीट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। यानी ये कहे कि एक चेहरा एक दिन में आज नजर आया, कल कोई और चेहरा नजर नहीं आया, परसों कोई बजट था, उससे पहले वो वर्ल्ड हेरिटेज के 46वें सम्मेलन यानी बैठक सम्मेलन में शामिल हो रहे थे। तो इस तस्वीर को पहले आप देखिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की एक तस्वीर, और आपके मन में एक सवाल उभर रहा होगा, क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही झटके में इस भारत देश के सामने आने से कतराने लगे और ऐसी तस्वीर इसीलिए वो डाल रहे हैं? ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस व्यक्ति की है वो यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, डेविड लेवी। सेमी कंडक्टर को लेकर के आपसी दोनों देशों के बीच जो समझौते आदान प्रदान को लेकर के हुए, उसी सिलसिले में ये तस्वीर देश के सामने आए।
यानी ये कहे कि भारत देश के प्रधानमंत्री जो तमाम मुद्दों पर सार्वजनिक जगहों पर न केवल नजर आते हैं बल्कि इस भारत देश के तमाम न्यूज चैनलों के कैमरे भी लगातार उन्हीं का पीछा करते हुए नजर आते थे और टीवी स्क्रीन के ऊपर प्रधानमंत्री की तस्वीर रहती हुई इस दौर में वो अचानक गायब क्यों हो गए? क्या किसी ने कहा कि आप सामने नहीं रहिए? इस भारत देश के भीतर में जबरदस्त तरीके से 2024 के चुनाव के समय से ही एंटी इनकम्बेंसी यानी ये कहे कि सत्ता विरोधी हवा है इस देश के भीतर, और आप जहां आएंगे जो कहेंगे वो एक ही झटके में इस भारत देश के राजनीतिक वातावरण को गर्म कर देगा। और चूंकि चुनाव की जीत से आपकी पहचान जुड़ी हुई है तो ऐसे में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव तो 3 महीने के बाद होने हैं। तो ऐसे में आप जितना दूर रहेंगे कैमरे से, जितना दूर सार्वजनिक स्थलों से दूर रहेंगे, उसी रूपरेखा में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, अन्यथा घाटा हो जाएगा। क्या यह राजनीतिक मंत्र किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया है? मसला यह नहीं है कि इस दौर में विपक्ष के तेवर संसद के भीतर और बाहर कैसे खड़े हो गए। सवाल तो इस दौर में यह कि सच में इस देश को चलाते समय इस भारत देश के आम लोगों से सरकार की कहीं खत्म तो नहीं हो गई है? यानी यूं कहे कि सरकार ने ध्यान देना तक बंद कर दिया कि स्थिति है क्या? क्योंकि जिस तर्ज पर इस भारत देश के भीतर महंगाई बढ़ रही है, 15% से 18% तक महंगाई दर सब्जियों की हो गई है, फलों की बढ़ गई है, जो मोटे अनाज है उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार बेफिक्र होती है। और खुद सरकार ने जो अपने तौर पर जारी किया यानी इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसमें जो महंगाई की वजह, उसकी वजह जो बताई गई जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, और कहा गया कि क्लाइमेट चेंज के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतें में बढ़ोतरी हो गई और तो और विशिष्ट फसल के ऊपर कुछ रोग के कारण सब्जियों की सप्लाई के भीतर रुकावट रही है। ये इकोनॉमिक सर्वे के भीतर लिखा जाता है। इस भारत देश के भीतर के किसान से पूछेंगे तो वो ये यह वजह नहीं बताएंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर तमाम बड़े बड़े विद्वानों ने बैठ करके कहा है कि रबी सीजन के भीतर धीमी बुआई हो गई, दक्षिणी राज्यों के भीतर जलवायु संबंधी गड़बड़ी की वजह से उड़द का उत्पादन जो है काफी प्रभावित हो गया, प्याज की कीमत में उछाल इसलिए आ गया क्योंकि पिछली कटाई जो थी सीजन में वहां पर बारिश हो गई थी, बुआई में देरी हो गई थी, लंबे समय तक सूखा पड़ गया था, दूसरे देशों के साथ जो व्यापार संबंध थे वो इस दौर में सही नहीं बने, इस दौर में खराब मौसम मतलब जलाशयों का पानी गिरने लगा और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है। 2022 के भीतर 3.8% था, 2023 के भीतर 6.6% हो गया, इस साल बढ़कर के 7.5% हो गया। यानी ये कहे कि महंगाई चरम पर है। और इन सब के बीच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें बैठक के भीतर या सेशन के अंदर संबोधित इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि आखिरकार विरासत का मतलब क्या होता है, तो शायद प्रधानमंत्री अपने आप को उन सारे लोगों के साथ जताना दिखाना चाहते हैं जहां से सवाल ही ना उठे। यानी सवाल संसद भवन के भीतर और बाहर जो अब उठने लगे हैं वो सारे सवाल सरकार को लग रहा है कि अब तो सरकार को गाली दी जा रही है। ये दो बातें बहुत नाजुक स्थिति है। इन दोनों के पीछे की वजह जो है, क्या यह बजट है जिसने इस भारत देश के भीतर में उन लोगों को भी सरकार से दूर कर दिया जो कल तक सरकार के साथ थे? क्योंकि इस दौर में टैक्स, जी हाँ, टैक्स और सिर्फ टैक्स, इतनी वसूली इस रूप में इस भारत देश के भीतर इससे पहले कभी भी नहीं की गई थी। यानी ये कहे कि इन तमाम परिस्थितियों के भीतर आज खुद संसदीय मंत्री जब सामने आए, या फिर ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पहले देख लीजिए, क्योंकि एक महंगाई का जिक्र हमने किया आपसे, बेरोजगारी को लेकर के कोई विजन है नहीं। विजन के तौर पे कहा गया कि 80 लाख नौकरियां एग्रीकल्चर से हट करके सरकार पैदा करेगी, जो कि बजट के भीतर जिक्र है। यानी 2 करोड़ से मामला सिमट करके अब 80, 81, 82 लाख के ऊपर आके अटक जाता है, वह भी पैदा नहीं हो पा रहा है। तमाम जगहों के ऊपर नौकरियां सिकुड़ रही है और ईपीएफओ मतलब उस आधार को ही, उस डाटा के आधार बना करके आरबीआई तमाम डाटा को रख रहा है। इस भारत देश के भीतर में हर व्यक्ति को कह दिया गया ईपीएफओ से जुड़िए, उसके मालिक से कहा गया जहां पर वो नौकरी कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही क्यों ना। इन सारी परिस्थितियों के भीतर में आज लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत का जिक्र और वर्ल्ड हेरिटेज की स्थिति के ऊपर अगर बात करते हैं तो 2 बातें तो उनकी सुननी ही चाहिए कि भारत को जानने के लिए अवधारणाओं से मुक्त नई सोच की जरूरत है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं,
नए तथ्यों में, उसके आलोक में इतिहास की जो नई समझ विकसित हो रही है, आप उसका हिस्सा बने, उसे आगे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा आपने सुना। प्रधानमंत्री ने जो बजट को लेकर के वो जो शानदार कहा था वो आपने सुना होगा, लेकिन इस भारत देश के भीतर का जो गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। जो देश की आम जनता के बीच जाने वाले आम नेता कार्यकर्ता है वह भी इस बात को समझ रहा है। तो क्या इन्हीं वजह से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से दूर चले गए कि जैसे वो सामने आएंगे लोगों के भीतर का गुस्सा फूट पड़ेगा और जिस इलाके के भीतर जाएंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति कमजोर हो जाएगी? ऐसा हो सकता है क्योंकि जो हालात इस भारत देश के भीतर में कम से कम टैक्स और सेस की यानी ये खुले तौर पे ये कहती है कि 30 से 40% टैक्स दे दीजिए। कैपिटल गेन है तो उसके भीतर करीब 28% टैक्स दे दीजिए। आप किसी भी हाल में जीएसटी 18% दे दीजिए। एजुकेशन और हेल्थ पे 4% सेस आप दे दीजिए। जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसके भीतर भी आपकी जो कमाई होगी उसमें से भी 30% टैक्स हम आपसे ले लेंगे। और इन सब के बीच जो शेयर बाजार का मसला था वह तो लॉन्ग टर्म में 12% हो गया और शॉर्ट टर्म में 20% हो गया। यानी स्थिति इस दौर में क्या है, बात इससे सामने नहीं आती है। असल चीजें ये है कि इस भारत देश के भीतर में सरकार ने ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जो लोगों से जुड़ सके। लाभार्थियों की तर्ज पर सरकार ने एक डाटा जरूर सामने रखा और इसीलिए इस भारत देश के भीतर के जो जनता के जो गुस्सा था वो संसद भवन के भीतर विपक्ष के शब्दों के आश्रय निकल रहा है और मौजूदा सरकार को लग रहा है कि उसको गाली दी जा रही है। संसद शुरू हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि 2.5 घंटे तक हमारा गला घोटा गया। अब प्रधानमंत्री पूरे के पूरे मानचित्र से अलग हैं, उस पूरे परिदृश्य से अलग हैं। सामने संसदीय मंत्री किरण रिजिजू हैं, वो क्या कुछ कहते हैं उससे पहले आप सुनने से पहले जरा इस भारत देश की सच्चाई को एक पल के लिए आप सुन लीजिए कि इस भारत देश का जो बजट बना है वो करीब 48,20,512 करोड़ रुपए का। यानी ये आप सोचिए कि ये इतने पैसे सारे कहाँ से आएंगे। ये पैसे आएंगे जीएसटी से। 10,61,899 करोड़ केवल जीएसटी से सरकार की कमाई होगी। इनकम टैक्स से कमाई 11,87,000 करोड़ की होगी। कॉर्पोरेट टैक्स से 10,20,000 करोड़ की होगी। कस्टम टैक्स से 2,37,745 करोड़ की कमाई होगी। दूसरी एक्साइज ड्यूटी से कमाई करीब 2,16,540 करोड़ के आसपास की होगी। जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेस है उससे कमाई करीब 46,530 करोड़ रुपए की होगी। यानी अलग से जो हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के जो सेस जो लगाया जाता है उससे कमाई करीब 19,410 करोड़ की होगी। जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है उससे कमाई 36,300 करोड़ की लगभग होगी। जो यूनियन टेरेटरी है वहां से जो टैक्स की कमाई होगी वो करीब 9,426 करोड़ रुपए की होगी। सबको जोड़ दीजिएगा तो जो हमने आपसे कहा कि 48 लाख करोड़ का जो बजट है वो सारा जोड़ने पर आता है 38,34,849 करोड़ रुपए। यानी ये कहे कि 48 लाख करोड़ में से 38 लाख करोड़ से ज्यादा सिर्फ इस भारत देश की आम जनता से वसूला जाएगा। यानी ये अलग बात है कि इन सब के बीच जब आपको बता रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स 10,20,000 करोड़ है और इनकम टैक्स जो मेहनत करके कमाते हैं घर लाते हैं, जो पूरा मिडिल क्लास फैमिली उसमें फंसा होता है, जो आईटीआर भरता है, जो नहीं भर रहा होगा उससे करीब 11,87,000 करोड़ यानी कॉर्पोरेट से ज्यादा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट से ज्यादा जीएसटी टैक्स। इस परिस्थिति के भीतर इस भारत देश के भीतर की जनता का गुस्सा उफान मार रहा है और यही राजनीतिक तौर पर इसी बात को लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष अब इसको पकड़ रहा है। लेकिन बात केवल इतना ही भर नहीं है, इसके आगे का सवाल तो यहाँ तक है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके भीतर भी एनर्जी सर्विस से करीब 17,444, अगर कंपनियों से लेंगे तो करीब कंपनियां भी अपने कंज्यूमर से लेगी। अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस से लेंगे 31,705 करोड़ रुपए तो वह भी तो वसूलेगी अपने कंज्यूमर से। कम्युनिकेशन सर्विस से लिया जाएगा 1,30,267
करोड़ रुपए, तो फिर यही तो हो रहा है। मोबाइल कैसे रिचार्ज बढ़ गई, उसके टैरिफ रेट कैसे बढ़ गया, वो तो वसूलेगा। बाकी तमाम सारे सर्विसों को जोड़ दीजिएगा तो उसमें भी 44,973 करोड़ रुपए और जुड़ जाएगा। यानी ये कहे कि ये करीब 2,14,389 करोड़ और जोड़ दीजिए, यानी ये कहे कि जो 48 लाख करोड़ का बजट है उसमें से करीब करीब 41 लाख करोड़ तो केवल टैक्स के जरिए ही इस भारत देश में जो पैसा वसूली की जा रही है और देश की जनता पर जो सीधा बोझ पड़ रहा है यह उसका हिस्सा है। इसीलिए इस सवाल है इस दौर में कि आखिरकार जो गुस्सा है वो जब शब्दों की शक्ल में निकले तो फिर उस सारे सवाल करेगा सरकार पर, और यही बात तब बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में मौजूदा सरकार नहीं है। तो सामने प्रधानमंत्री खुद ही नहीं है, सामने फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, सामने कर दिया गया संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को। बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे अच्छा से, आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी अब ऐसे में सरकार चलती है पीएमओ से और किरण रिजिजू साहब सामने आकर के जो सवाल जवाब कर रहे हैं या जो घर के भीतर जो बैठ करके जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर इस बात का जिक्र कर रहे हैं जबकि संसद चल रही है, तो इसका मतलब मायने बहुत साफ होता है कि मौजूदा सरकार पूरे तरीके से डरी हुई है और सरकार के भीतर काम करने वाले मंत्रियों को भी अब ये समझ में आ नहीं रहा है कि वह किस दिशा में आगे जाए। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो संसद भवन के भीतर जो क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नोत्तर काल जो होता है, उस प्रश्नोत्तर काल के भीतर जब रेलवे को लेकर के सवाल भारतीय जनता पार्टी के ही सांसदों ने यह कहते हुए करना शुरू कर दिया कि हमारे इलाके में रेलगाड़ी चल ही नहीं रही है। किसी ने कहा हमारे इलाके के भीतर जो पहले जितने डब्बे लगा करते थे वो कम हो गए हैं। किसी ने कहा कि जनाब जो हालत स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास की है उसको तो ठीक कर दीजिए। अब ऐसे में आप सोचिए रेल मंत्री अपने ही सांसदों को क्या कुछ जवाब देंगे। संसद भवन के भीतर क्वेश्चन आवर का यह क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि आप हमारे रेलवे भवन के भीतर आइए, मुलाकात कीजिए और इंडिविजुअल लेवल पर वहां पर बातचीत करेंगे। और यहाँ पर संसद भवन के भीतर ऐसे सारे सवालों के जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप क्या इस बात का कल्पना कर सकते हैं कि उन सांसदों के दिल के भीतर कमोबेश का हर क्षेत्र को लेकर, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे इस भारत देश के भीतर नौकरियों और महंगाई से जुड़े हुए सारे सवाल हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सारे सवाल हो, किसी को केंद्रीय विद्यालय चाहिए, कोई अपने इलाके के भीतर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देख नहीं पा रहा, वह भी सवाल पूछ रहा है। तो ऐसे में जवाब दिया जा रहा है कि आप आकर के अंदर मिल लीजिए। ये तो विपक्ष नहीं बल्कि संसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके भीतर से ये सारे सवाल है। जो एनडीए के सहयोगी हैं वो सारे भी सवाल कर रहे हैं, जवाब किसी को भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि क्या तीसरे टर्म की परिस्थितियां जो है एक ऐसी डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है जहां पर इस भारत देश को चलाया कैसे जाए वह बजट के भीतर में ही पूरे तरीके से फेल नजर आ गया। यानी ये कहे कि सियासी तौर पर अभी तीसरे टर्म की सरकार की तो शुरुआत है, बस शुरुआत के साथ एक ऐसी स्थिति है और यह जानते बूझते हुए कि गवर्नेंस के तौर तरीके टैक्स पेयर के पैसे से चल रहे हैं। जब हम आपको पूरा खाका आपके सामने रख रहे थे तो जरा आप इस बात से कल्पना कीजिएगा कि जो सरकार अपने ऊपर खर्च करती है वो कितना होता है। सरकार जो सैलरी और अनाउंसमेंट जो खर्च करती है वो करीब करीब 1,70,808 करोड़ होता है। जो एस्टेब्लिशमेंट जो उसका एक्सपेंडिचर जो होता है, तमाम डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंडिचर और जो तमाम जो दफ्तर नजर आते हैं उन सबको इकट्ठा कर दीजिएगा तो ये करीब करीब 5 लाख करोड़ का होता है। दोनों को इकट्ठा कर दीजिएगा तो करीब 6.5-7 लाख करोड़ के आसपास तो सरकार के ऊपर ही खर्च हो रहा है। और इसके बाद जो सरकार की जो अपने स्कीम्स हैं, चाहे स्वच्छ भारत की हो, चाहे ग्राम सड़क योजना हो, आवास योजना हो, अमृत स्मार्ट मिशन हो, रूरल ड्रिंकिंग वाटर हो,
वो सारे अलग से 5 लाख करोड़ हैं, जिसमें ज़्यादा पैसा प्रचार के ऊपर खर्च पहले 2 चरणों में हुआ है। तीसरे चरण में तो मुश्किल है, इसीलिए अंडरग्राउंड है। तो चेहरा सामने कैसे दिखाए और मंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहे, जवाब कैसे दे। तो ये एक ऐसी परिस्थिति में मौजूदा सरकार धीरे धीरे चलती हुई आगे दिखाई पड़ रही है, जहां पर उसमें सवाल डगमगाने भर का नहीं है, सवाल है कि ड्रिल यानी ये कहे कि गवर्नेंस के तौर तरीके इस दौर में जो निर्णय सरकार ले या फिर ना ले या किस दिशा में ले। अब चलती हुई पार्लियामेंट के भीतर आपको प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, वित्त मंत्री निराश खड़े होते हैं, रेल मंत्री के पास जवाब नहीं होता है, एजुकेशन मिनिस्टर इसी पर ताली बजा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट नहीं किया, यानी नीट की परीक्षा दोबारा लेने का फैसला नहीं किया। और इन सब के बीच सरकार के हाथ पांव आज तक फूल गए, जब माइन मिनिस्टर भी आकर के खड़े हो गए और कहा गया कि और सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 8-1 से फैसला दिया कि इस भारत देश के भीतर में जो खनिज संसाधन होते हैं, जो माइनिंग होती है, उसके भीतर टैक्स की वसूली या रॉयल्टी जो है उसके भीतर स्टेट की भागीदारी भी रहेगी, यानी स्टेट भी वसूली कर सकता है। अब तक केंद्र ही वसूली करता था। 1989 के भीतर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आज उस फैसले को 9 जजों की बेंच ने, जिसके भीतर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब भी मौजूद थे, एक जज केवल वो कहा कि वो फैसला जो है सो विरोध किया, एक जज केवल, बाकी 8 जो है पूरा का पूरा माइनिंग सेक्टर जो है 8 जजों ने उस पर सहमति दी। जो कॉर्पोरेट मित्रों के हाथों में जो सरकार दे रही थी छत्तीसगढ़ के भीतर और झारखंड के भीतर, एक बहुत बड़ा सवाल था कि केंद्र सरकार तय करती है और स्टेट हक्का बक्का देखते रह जाता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। ये सारे सवाल बेलनारी के भीतर भी आएगा, जो कर्नाटक के भीतर आता है। तमाम जगहों के ऊपर माइनिंग अपने मित्र कॉरपोरेट के हाथों में दे करके उनके जरिए पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करना, ये सारी चीजें और सारा खेल इस भारत देश के भीतर में खुले तौर पे चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब उसकी अधिकार राज्यों को भी दे दिया कि आप ही रॉयल्टी की वसूली कर सकते हैं, तो सरकार की हाथ पांव ही फूलने लगे। आखिर इतना पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जिस रूप में कॉरपोरेट यानी इस भारत देश की संपत्ति को कॉरपोरेट के हाथों में दे करके और कॉरपोरेट से पैसा सरकार चलाने का लेकर के, ये एक ऐसी साइकिल बनी हुई थी जिसको तोड़े कौन, और जिसको पहली बार ये सवाल अब देश के भीतर नजर आने लगा, संसद भवन के भीतर और बाहर, जब बजट ने एक पारदर्शी तरीके से यह बता दिया कि सरकार किस परिस्थिति में इस भारत देश को चला रही है और उसके अपने सरोकार इस भारत देश के आम लोगों के साथ जुड़ ही नहीं पा रहा है। और देश के आम लोगों के भीतर का गुस्सा अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर कमोबेश हर सांसद देखता समझता होगा, यूं ही उसके तेवर करे नहीं हो गए। और पिछले सत्र में उसके तेवर ऐसे ही ढीले नहीं थे, विपक्ष गायब था। 2014 से 2023 तक विपक्ष गायब था संसद भवन के भीतर। और नई परिस्थिति के भीतर देश की जनता ने वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी इसी को कहते हुए नहीं थक रही कि देखिए हमको 240 सीटें मिली है, आपको तो नहीं मिली है उतनी सीटें, आप सब मिल जाइए तो भी नहीं मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी वो नैतिक बल कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूप में मॉरली डाउन क्यों हो गए कि गला घोटा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसी संसद भवन के भीतर गला तो पहले भी घोटा गया था, वो उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पे भारी। तो सियासी दौर की परिस्थितियां मौजूदा समय में मंत्रियों को आगे करके उस मुखौटे को हटा रही है जिस मुखौटे के आश्रय इस भारत देश को चलाया जा रहा था। और ऐसे में राजनीतिक तौर पर कमजोर होती भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल हालात ये है कि उसने इस दौर में सब कुछ एक ही चेहरे के ऊपर दांव लगा दिया और उसी के आश्रय अभी भी इस भारत देश को चलाने की पूरे प्रक्रिया के भीतर है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।